अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द सेपिएंट बिलीवर में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज का वीडियो है एक एंड टाइम प्रोफेसी पे, जिस पे कई लोगों की अपनी थ्योरीज़ हैं, अपने ख़ुद के क़वानीन उन्होंने बनाए हुए हैं कि इसका क्या मतलब है, अपने ख़ुद की तर्जुमे हैं। और ये टॉपिक है सूरज का मगरिब से उरूज होना। तो हम जानते हैं यूजुअली सूरज जो है वो पूरब से, मतलब ईस्ट से राइज़ होता है। मतलब एग्जैक्ट ईस्ट तो नहीं, बट ईस्ट के डायरेक्शन से राइज़ होता है और वेस्ट की तरफ यानी कि मगरिब की तरफ इट गोज़ डाउन, राइट। वो सनराइज, उसका सनसेट होता है। अब एक बहुत बड़ी प्रोफेसी जो हम सब मुस्लिम्स जानते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी थी प्रेडिक्ट, कि जो ईमान, मतलब जो कबूलियत का वक्त है, जो कहते हैं जो कबूलियत जिसके बाद बंद हो जाएगी, वो तब बंद हो जाएगी जब आखिर उस ज़मान में क़यामत के आने से पहले पहले कुछ इवेंट्स होंगे, मेजर इवेंट्स। उसमें से एक मेजर इवेंट जो है वो है सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट। अब सूरज वेस्ट की तरफ डूबेगा नहीं, वेस्ट से राइज़ करेगा। तो ये प्रोफेसी पे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस इवेंट के बाद अल्लाह ताला किसी भी बिलीवर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी का ईमान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर वो इसके बाद ईमान लाता है तो उससे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते चलते एक और हदीस बयान होती है कि एक मोमिन फजर के लिए उठेगा, वो नमाज़ अदा करेगा, फिर वो एकदम से रियलाइज़ करेगा कि सुबह हो ही नहीं रही है, रात ही ये सब हो रहा है। तो फिर से नमाज़ पढ़ेगा, ऐसे करते करते वो नमाज़ पढ़ते रहेगा। एंड देन ही विल इवेंचुअली रियलाइज़ कि एक्चुअली अब जो सूरज है वो वेस्ट से उगेगा। तो ये इवेंट काफ़ी ड्रास्टिक है। मुझे इस पे वीडियो इसलिए बनाना है बिकॉज मैं एक बार रेडिट से थोड़ा ब्राउज़ कर रहा था, मुझे बहुत फैसिनेटिंग एक थ्योरी मिली। मैंने बोला क्यों ना इसकी फ़िज़िक्स आपको समझाएं और इसकी पॉसिबिलिटी को ज़रा बयान करें कि एग्जैक्टली होता कैसे। राइट, तो मैंने बोला कि इस थ्योरी की थोड़ी अपन डिस्कशन करें कि एग्जैक्टली कैसे हो सकता है। मैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ पे पहले ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि यूजुअली लोग उसी की तरफ मुतमईन हो जाते हैं कि अच्छा ये बेहतर है। तो पहली पॉसिबिलिटी जो लोग कहते हैं, कई उलेमा भी ऐसा कहते आए हैं कि सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सूरज एक्चुअली मगरिब से ऊपर आ जाएगा, यानी कि पश्चिम से वो ऊपर आ जाएगा। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि इस हदीस का मतलब, ये जो साइन है, क़यामत की जो निशानी है, इसका मतलब है कि इस्लाम वेस्ट तक पहुंच जाएगा, यानी कि हम अमेरिका, यूरोप सब कॉन्कर कर लेंगे और वहाँ से इस्लाम के सूरज का उरूज होगा। तो इसको एक पोएटिक और मेटाफोरिक सेंस में कुछ लोगों ने दे दिया। इस पॉसिबिलिटी को हम इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। अगर इस्लाम का हमें साफ साफ पता है कि कई इवेंट्स के बाद नबी ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे, ईसा इब्न मरियम, इमाम मेहदी साथ में होंगे, तो इन दोनों के अंडर इस्लाम ऐसा फैलेगा जैसे कभी नहीं फैला है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहाँ इस्लाम ना हुआ हो, ना एंटर हुआ हो। तो फिर ये हदीस ऑलरेडी है। हम फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी निशानी, क़यामत की इतनी बड़ी निशानी को कैसे ऐसा पोर्ट्रे करेंगे? और जितनी बड़ी बड़ी क़यामत की निशानी है, इसमें कुछ ना कुछ कैटास्ट्रोफी, कुछ बुरा इवेंट ही हो रहा है इंसानियत के साथ, अच्छा नहीं हो रहा है कुछ, 2-3 चीज़ों को छोड़ के, राइट। मेनली आप देख लें तो जितने मेजर साइंस है, याजूज माजूज का आना, नबी ईसा का आना ऑफ कोर्स वो तो एक बड़ा मेजर साइन अच्छा है, याजूज माजूज का आना, फिर आपका दाब्बतुल अर्द आएगा, सूरज का मगरिब से उरूज होना, बहरीन साइड से मतलब एक बहुत बड़ी सी स्मोक आएगी जिसको अद्दुखान कहते हैं, और फिर अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी आग लगेगी जो सबको उनकी जमा होने वाली जगह पे सब बुला लेगी, और फिर क़यामत एक्चुअली इट विल बिगिन। तो जाहिर सी बात है, इन सब से हमें पता चल रहा है कि सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट वाली जो प्रोफेसी, ये मेटाफोरिक नहीं है, ये लिटरल है। चलिए ठीक है, अगर ये लिटरल है तो हम इसको कैसे, हाउ कैन वी इंटरप्रेट इट, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी ले सकते हैं कि अर्थ का रोटेशन, क्योंकि अगर आप कहना चाह रहे हैं कि पहले तो समझा जाए इसका मतलब क्या है। सूरज हमारे ईस्ट से होता होता ऊपर से और गुजरते हुए वेस्ट की तरफ चले जाता है। दिस इज बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है, ये तो आप सबने बेसिक साइंस में पढ़ाई है, और वो सूरज के चक्कर मार रही है और साथ साथ रोटेट भी कर रही है। हर सिंगल रोटेशन को हम एक दिन कहते हैं, 1 डे। और ऐसे चलते चलते जब ये घूमता भी, रोटेट भी करती है हमारी अर्थ, और सूरज के चक्कर भी काटती है, जिसको रिवॉल्व कहते हैं, रिवोल्यूशन लेती है। वो पूरा रिवोल्यूशन 1 साल होता है।
अब अगर आप कहना चाह रहे हैं कि सूरज, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर हम उसके टॉप से देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तभी आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो जापान है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ सबसे पहले सनराइज हो जाता है। और ऐसे वेस्ट की तरफ अगर आप आएंगे, चाइना आ गया, वियतनाम आ गया, फिर आपका पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ गया, फिर अफगानिस्तान, जैसे होते होते ईरान, अरब, और ऐसे यू आर गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट कंट्रीज़, वहाँ पे बाद में रोशनी पड़ती है। तो अगर जापान में मान लीजिए सुबह के 6 बज गए, सनराइज़ हुआ है, तो बाकी जैसा हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में रात के 3 या 4 बज रहे होंगे, 4 तो नहीं, रात के 2 या 3 बज रहे होंगे, तो काफ़ी डिफरेंस है टाइम का। नाउ इफ़ यू वांट द सन टू कम फ्रॉम द अदर साइड, अगर हम चाहते हैं कि सूरज वेस्ट की तरफ से उरूज हो उसका, तो हमको ये रोटेशन को पूरा फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम इतना आसान नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इसमें काफ़ी बैक नॉलेज इन्वॉल्व है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं घुसूंगा, बट मैं आपको एक रेफरेंस, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो पहले तो सवाल उठता है कि अर्थ जो है वो स्पेसिफिकली एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है। हमारे पास आज तक बहुत कोई ऐसा फिक्स्ड मॉडल नहीं है जो इस चीज़ को बताता है। नासा ने ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, और कई साइंटिस्ट ने भी ये थ्योरीज बताई हुई हैं कि कैसे अर्थ का रोटेशन अंजाम में आया, कैसे मून बना। तो एक इवेंट कहा जाता है, एक इवेंट बयान किया गया है नासा ने कि अर्थ वाज, सोलर सिस्टम जब वजूद में आ रहा था, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, सूरज बीच में, उसका अराउंड प्लैनेट्स जब फॉर्म हो रहे थे, और ये तब पूरा एक तरीके से डस्ट था, सिर्फ धूल थी, मिट्टी थी, और वो सूरज के चक्कर काट रही थी। ओवर द एराज ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब करोड़ों साल तक धीरे धीरे चीज़ें सेटल हुई, ये जो पत्थर और ये जो डस्ट थी, ये मिलके मिलके प्लैनेट्स बने, और ऐसे धीरे धीरे हमारा सोलर सिस्टम आज जैसा है वैसा सैकड़ों करोड़ों साल बाद अब जाके ऐसा वजूद में आया। नाउ द क्वेश्चन इज, अर्थ कैसे क्रिएट हुई होगी? तो हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि इन्हीं धूल के गोलों में एक हमारी धरती थी, ये धरती घूम रही थी, मतलब इट हैड स्टार्टेड रोटेटिंग। एंड क्यों? क्योंकि जब भी ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो कोई भी प्लैनेट डायरेक्टली उसके टुवर्ड्स नहीं जाता है, वो उसके पास अगर एक सर्टन वेलोसिटी का कंपोनेंट हो, हॉरिजॉन्टली टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, तो वो उस बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर काटता है। ये सेम चीज़ हमें, मतलब ये सिर्फ प्लैनेटरी मोशन नहीं है, ये आपको एटम्स में भी दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं, राइट। तो अर्थ और जितने बाकी प्लैनेट्स जो वजूद में आ रहे थे वो सूरज के चक्कर काटना शुरू हो गए थे, और साथ ही साथ वो खुद का उनका भी कुछ रोटेशन था। दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ मोशन इन स्पेस एज वेल, एंगुलर लॉज ऑफ मोशन। सबका एक एंगुलर मोमेंटम है हर बॉडी का, वो घूम रही है। इसको फिजिक्स में हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, कि चलते चलते कैसी भी बॉडी का शेप हो, वो अजीब सा अंडे का शेप हो, अजीब सा क्ले जैसा हो, बट इफ इट इज स्पिन्स फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम इन एन इंडिपेंडेंट एक्सिस, तो वो एक स्फीयर यानी कि गोले के शेप का फॉर्म में ले लेगा, वो उस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी हमें हमारी धरती की कहानी बता रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि कहीं ना कहीं नासा ने एक थ्योरी बोली कि कहीं ना कहीं एक मीटियोर या एक सर्टेन एस्ट्रॉइड या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आके अर्थ से टकराया होगा उसके फॉर्मेशन के दौरान, और इससे क्या हुआ, इससे वो जो लैंड, वो जो जैसे ये आपकी अर्थ है और वो कुछ उस पर आके टकरा गया, तो कुछ सर्टेन पोर्शन ऑफ द अर्थ उससे हल्का सा निकल गया होगा, और ये जो पोर्शन आके टकराया था ये मून बन गया एक तरीके से। तो अर्थ और मून का भी वजूद कैसा है अब, क्योंकि अर्थ अकेली तो है नहीं, मून खुद उसकी एक सैटेलाइट है जो उसका चक्कर काट रहा है, और ये मून भी रोटेट हो रहा है। तो हमको ये थ्योरी बता पाती है कि अर्थ का रोटेशन, मून का रोटेशन, ये सब कहाँ से आया। एनीवेज, अगर हम कहना चाहते हैं कि हमको वेस्ट से सन का राइज देखना है, तो अर्थ के इस रोटेशन को पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने का दो तरीके, या तो ऐसा सेम इवेंट हो कि एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट अर्थ से आके ऐसे एंगल पे टकराए कि रोटेशन स्लो डाउन होके और हल्का सा उसको वो चाहिए और वो उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। इसके हाउएवर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। अगर ऐसा कोलिजन होता भी है और आप मान लो कि चलो अर्थ का रोटेशन चेंज हो जाता है, तो ये जो इम्पैक्ट है ये पूरी धरती को तबाह कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। इट विल डिस्ट्रॉय एवरी सिंगल थिंग। और जब ऐसा होगा तो
प्रोफेसी का कोई पॉइंट नहीं रहा, फिर तो क़यामत ऑलरेडी आ चुकी है। बट हमें कोई भी कुरान की आयत में, कोई भी हदीस में ऐसा नहीं मिल रहा है कि कुछ आके तुमसे टकराएगा और तुम ख़त्म हो जाओगे। क़यामत के दूसरे इवेंट्स हैं जो हमें बताया जाता है कि आसमान लपेट लिए जाएंगे, तारे गिर जाएंगे। देयर आर डिफरेंट इवेंट्स मेंशन्ड इन द कुरान। तो इस पॉसिबिलिटी को अभी हम नकार सकते हैं। आपको रोटेशन बदलना पड़ेगा पूरा का पूरा। और फिजिक्स को एक चीज़ पसंद है जिसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि एक एन ऑब्जेक्ट विल स्टे इन मोशन until and unless it is influenced by an external force। तो अगर आप मान लें आपने एक बॉल लुढ़काई ज़मीन पे, वो जाती रहेगी, फ्रिक्शन भी उस पर काम कर रहा है, धीमी होगी, बट जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो, जूता लगा दिया सामने, हाथ से रोक लिया, तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा। सेम हमारा रोटेशन का है, जब तक बहुत ही ड्रास्टिक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, हमारी धरती गोल घूमती रहेगी। अब इसको पूरा उल्टा करना इज़ अ बिग चैलेंज। उसमें आपको इसका डबल फोर्स चाहिए। अगर आप एक तरीके से सोचें तो आपको उसके रोटेशन को रोकना है और फिर रोक के उल्टा करना है। और इनफैक्ट रोकने में भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मान लीजिए एकदम से अगर धरती को आपने धरती के रोटेशन को किसी तरह रोक दिया या खुद ब खुद रुक गई, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इनफैक्ट मतलब काफ़ी बड़े डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। अर्थ का रोटेशन अगर रुक जाता है तो कॉरियोलिस फोर्स रुक जाएगी, जिसके थ्रू आपके जितने विंड्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। एकदम से अगर अर्थ रुकती है तो ड्यू ईस्ट, आई बिलीव, एकदम से आप फेंके जाएंगे एट अ स्पीड ऑफ 5000 माइल्स पर आवर, मतलब बहुत तेज है, इट्स वेरी फास्ट। तो कोई भी चीज़ जिंदा तो नहीं बचेगी, इतना तो गारंटी कह सकते हैं। और वही सिचुएशन वापस से आ गई है। तो इस सेकेंड पॉइंट भी हम इसमें नहीं ले सकते। अब आते हैं एक वैलिड पॉइंट पे, मतलब अगर हमको इस प्रोफेसी को समझना है तो किस एतबार से समझे, गिवन द फैक्ट कि जितने लॉज ऑफ फिजिक्स है वो मेंटेन्ड रहे, एंड इफ नॉट मेंटेन्ड तो एटलीस्ट उसका सेंस बने कहीं ना कहीं इस चीज़ का। तो जो तीसरा ऑप्शन है जो मुझे कुछ रिसर्च के बाद समझ में आया, वो है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जिसको कहते हैं जायरोस्कोप, राइट। अगर आपने वीडियोस कुछ देखे होंगे जिसमें एक ऐसी सर्टेन चीज़, एक डिस्क होती है, वो घूमती रहती है, उसको आप कैसे भी टेढ़ा कर दें वो अपना रोटेशन मोशन जो है वो कंसिस्टेंट रखती है। इसको जायरोस्कोप कहते हैं। तो ये रोटेशनल डायनामिक्स जो फिजिक्स का एक सब्जेक्ट है, हमको काफ़ी कुछ सिखा सकता है कि हमारी धरती के साथ भी कुछ अगर ऐसा हो जाए कि कुछ तबाह ना हो, कुछ भी फेंके नहीं इधर उधर, मोशन स्टॉप पे नहीं आए, बट ऑटोमेटिकली अर्थ फ्लिप हो जाए। अगर मान लीजिए हमारी धरती पूरा 180 डिग्री टर्न मार लेती है। खैर एक चीज़ और, हमारी धरती परफेक्टली इस एंगल ऑफ एक्सिस पे नहीं है, पैरेलल नहीं है, बिल्कुल हल्का सा टिल्ट है उसमें, 23 डिग्रीज का टिल्ट है हमारी अर्थ में, जिसकी वजह से सीजन्स हैं। इनफैक्ट अगर हमारी धरती परफेक्टली 0 डिग्री पे होती तो एक पार्ट ऑफ द अर्थ को गर्मी ही मिल रही होती और दूसरे पार्ट ऑफ द अर्थ को पूरे टाइम ठंड मिल रही होती, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट गुड। बट क्योंकि एक्सिस पे तो हम लोग जब सूरज के चक्कर काट रहे हैं ऑल अक्रॉस द ईयर, और हम एक दिन में खुद एक चक्कर रोटेशन कर रहे हैं, तो उसमें सीजन्स भी आ जाते हैं और साथ ही साथ उसमें आपके डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे भी आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। नाउ क्या हमारे पास कोई ऐसी वर्किंग मॉडल ऑफ फिजिक्स है जो हमें समझा सकता है कि हमारी अर्थ अगर एक सर्टेन एक्सिस पे है और हम चाह रहे हैं कि सूरज वेस्ट के बजाय ईस्ट पे सेट हो या वेस्ट से राइज हो, तो हमको रोटेशन पलटाना पड़ेगा। व्हाट इफ़ वी रोटेट द अर्थ इटसेल्फ, हम उसका जो अर्थ है वो जैसे घूम रही है, मान लीजिए अर्थ ये आपकी है और ये ऐसे घूम रही है, हम इसको ऐसे ही घूमने दें, बस हम इसको उल्टा कर दें, मतलब यू फ्लिप इट अपसाइड डाउन। इफ दैट वर टू हैपन, तो आपका रोटेशन उसी सर्टेन एक्सिस पे घूम रहा है, आपको उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। हाउएवर अब क्योंकि सब कुछ उल्टा हो चुका है, तो आपके वेस्ट और ईस्ट के जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली प्रोफेसी उस पर बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाएगी। बट अगेन द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल? तो पहले तो हम समझते हैं कि नासा ने कुछ रिसर्च इस पर की है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या जो हमारी एक्सिस है वो फ्लिप हो सकती है। तो पिछले कुछ डेकेड्स में नासा के साइंटिस्ट और जो नॉर्मल साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने नोटिस किया है कि थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, पिछले 100 साल में एटलीस्ट, हमारा जो स्पिन एक्सिस जो 23 डिग्री से है वो हर साल 4 इंच ड्रिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, और ओवर द सेंचुरी ये 4 इंचेस 11 यार्ड्स के बराबर आ जाते हैं, यानी कि आपकी क्रिकेट की पिच जो है उसका आधा,
ऑलमोस्ट आधा। नासा के साइंटिस्ट इस चीज़ को 3 चीज़ों से एक्सप्लेन करते हैं। किस चीज़ को? कि अर्थ का एक्सिस कैसे शिफ्ट हो सकता है। पहली है ग्रीनलैंड्स आइस लॉस, जिसको कहते हैं। तो ग्रीनलैंड एक काफ़ी बड़ा लैंड मास है जिस पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, आइसलैंड की टेरिटरी में ही आता है। इनफैक्ट आई थिंक इसको डेनमार्क या नॉर्वे ही इसको मतलब अपने नेशनैलिटी के अंदर कंसिडर करते हैं। ग्रीनलैंड काफ़ी बड़ा लैंड मास है। तो जैसे जैसे 20th सेंचुरी में टेम्परेचर्स बढ़े, और ये क्यों बढ़े इस पे भी हम आते हैं। ग्रीनलैंड ने अपनी कम से कम 7,500 गीगाटन्स ऑफ आइस लूज कर दी। इतनी बर्फ का लॉस हुआ है एक बरस में, एक सेंचुरी में, 100 सालों में। एंड ये इसी की वजह से जो पोलर मोशन है वो हल्का सा शिफ्ट हो गया। अभी क्यों हुआ, तो ये बेसिक फिजिक्स है, इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दूसरा रीज़न जो है, जो नासा ने आइडेंटिफाई किया इस एक्सिस के शिफ्ट का, वो है ग्लेशियल रीबाउंड। तो ये होता है जब जो अपनी ज़मीन है, लैंड है, जब मान लीजिए वो ग्लेशियर से दबा हुआ था और एकदम से वो ऊपर की तरफ रीबाउंड हो रहा है, क्योंकि अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो उस पर जो मास था वो अब कम हो गया और वो रीबाउंड ऊपर की तरफ उठ गया। इसकी वजह से भी पोलर ड्रिफ्ट हो सकता है। ये क्यों हो रहा है अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। और जो तीसरा नासा ने बताया आइडिया, वो है जिसको कहते हैं मैंटल कन्वेक्शन। तो अर्थ, हमारी धरती जो है, इसमें सर्टेन लेयर्स हैं। सबसे इनर मोस्ट को हम कोर कहते हैं, उसके बाद मैंटल आता है और फिर क्रस्ट आता है, राइट। क्रस्ट जो सबसे पतली स्ट्रिप होती है। तो मैंटल में ऑफ कोर्स टेक्टोनिक प्लेट्स सिर्फ क्रस्ट तक नहीं जाते और नीचे तक जाते हैं। होता क्या है दरअसल कि हमारे अर्थ के अंदर जो कोर है वो हाईली आयरन रिच है, उसमें खूब आयरन है, राइट। तो ये आयरन का मूवमेंट होता है इस कोर में, लिक्विड आयरन होता है और ये अंदर मूव करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। इस मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स भी घूमती हैं। तो जितने लैंड मासेस आज आपको दिख रहे हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, वो इस टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हुआ है। और क्योंकि ये मैंटल के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है मटेरियल का, इधर उधर घूम रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर कोर में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो जो आयरन है, लिक्विड आयरन मैंटल में, वो हरकत दे रहा है। उस हरकत की वजह से वो घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है पूरे मैंटल में, और इसकी वजह से भी हीट, इसकी वजह से भी ये पोलर ड्रिफ्ट में कंट्रीब्यूशन आ सकता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये जो मेजर इवेंट्स है, ग्लेशियर्स का पिघलना, अंदर मैंटल में आयरन का सर्कुलेट होना, तो इससे अर्थ की रोटेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको एक रिसर्चर का नाम बताऊंगा जो काफ़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज में इन्वॉल्व है, जिसका नाम एथिकल स्केप्टिक है। मैंने सब रेडिट था एक स्ट्रेंज अर्थ करके, वहाँ पे इसकी एक रिसर्च पढ़ी थी, एंड देन आई वेंट इनटू अ डीप रैबिट होल, और मैंने इसकी रिसर्च को काफ़ी पढ़ा। तो इट ऑल स्टार्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग कोविड-19 में दुनिया भर की इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, जितने फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो गया था। इसके बावजूद, मतलब फॉसिल फ्यूल्स आपको ऑफ कोर्स आपको पता है कि आप उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं। तो आपको पता है कि ये सर्टेन मटेरियल से ग्लोबल वार्मिंग होती है एंड अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज अंजाम में आता है। बट व्हाट हैपेंड वाज इन कोविड टाइम कि दुनिया भर की नीड्स कम हो गई फॉसिल फ्यूल्स की, उसके बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंक्रीज हुआ है, 47% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इकोनॉमीज शट डाउन हो गई थी, उसके बावजूद भी CO2 के लेवल्स बढ़ रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोविड-19 के टाइम पे बात हो रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स सब कुछ एकदम हॉल्ट पे आ गया था, कोई ऐसी डिमांड नहीं थी, सब घर में थे, ऑपरेशंस डिक्रीज हो गए थे। इस सेम टाइम पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि CO2 के लेवल्स डिक्रीज होने चाहिए, क्योंकि अब इंसान इतने फॉसिल फ्यूल्स जला नहीं रहा, इंडस्ट्रीज इतनी ऑपरेट नहीं हो रही हैं। तो फिर CO2 का ग्रोथ हुआ कैसे? और पिछले 45 साल में, 45 ईयर्स में, दिस वॉज ऑब्जर्व्ड एज आवर प्लैनेट्स मोस्ट अग्रेसिव CO2 ppm ग्रोथ। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो CO2 का मोस्ट अग्रेसिव ग्रोथ हमें कोविड में मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा CO2 कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसी चीज़ है जो इसको एक्सप्लेन कर सकती है? तो एथिकल स्केप्टिक की रिसर्च बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप जियो फिजिक्स में आपका थोड़ा बैकग्राउंड है या फिजिक्स में भी हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, बट इट वॉज हार्ड टू अंडरस्टैंड। बट मैंने कोशिश की आपको समझाने की। तो ऐसा होता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक सर्टन साइकिल में इन्वॉल्व रहती है।
ये साइकिल हर 5 से 6,000 सालों में रिपीट होता है, जिसमें एकदम से अर्थ के वाटर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हीट बढ़ जाती है बहुत सारी, और फिर एकदम से पानी डिक्रीज हो जाता है एंड बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ये साइकिल होता क्यों है इसका तो किसी को आइडिया नहीं है। एथिकल स्केप्टिक की भी रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं मिला। दिस कुड बी समथिंग नेचुरल टू आवर प्लैनेट, बट ये होता है। और इस प्रोसेस में होता है कि अर्थ की जो इनर कोर है, सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है इनर कोर, उसमें एक एक्सोथर्मिक, एक हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन शुरू होती है। खूब एकदम से हीट निकालता है अंदर से कोर। इससे क्या होता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो गिर जाती है। यानी कि अब व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आप एक पढ़िएगा कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर विंड से भी बचाती है। तो सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एकदम से कमज़ोर पड़ जाती है। और जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ है, दोनों में फ़र्क है, ये थोड़े पोजिशन से इधर उधर हिल जाते हैं। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो मेंटल इनर कोर में जो आयरन है मटेरियल, वो आउटर कोर के टुवर्ड्स सॉलिडिफाई होने लग जाता है धीरे धीरे। इस पूरे ट्रांजिशन में खूब काइनेटिक एनर्जी, जिसको कुछ लोग हीट के फॉर्म में कह सकते हो आप, खूब काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत रिलीज होती है, एंड इट मेक्स इट्स वे अप। अब ये कोर से होता होता लोअर मेंटल में आ जाता है। ये लोअर मेंटल से क्या होता है, अंदर सर्कुलेशन में चेंज आता है, और अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है और जो एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन है वो हिलने लग जाता है, जैसे नासा के उन 3 आर्ग्यूमेंट्स ने बताया था। ऑल्दो वो 2 आर्ग्यूमेंट्स तो हमें ऊपर लैंड मास का बता रहे थे, बट जो तीसरा था मेंटल कन्वेक्शन, कि जब नीचे मेंटल में सर्कुलेशन शुरू हो जाता है आयरन का, तो उसकी वजह से लैंड मास में ऊपर फर्क पड़ता है। और ऊपर फर्क पड़ता है, अब मैं आपको थोड़ी देर में उसकी फिजिक्स समझाता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। एनीवेज, इस प्रोसेस में अब मेंटल जो है वो उसमें चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, वो एकदम से गर्म होने लग जाता है। और एस्थीनोस्फीयर एक और लेयर होती है, अर्थ के क्रस्ट के जस्ट नीचे होती है। इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर हो जाता है, मतलब इट गोज अप टू 20 डिग्रीज, 20 डिग्री बढ़ जाता है। इसमें से 1.5 से 3.5 डिग्री जो है वो तो एस्थीनोस्फीयर से स्केप हो जाती है ऊपर की तरफ। और जस्ट एस्थीनोस्फीयर के ऊपर आपके ओशन बेल्ट है, पूरा ओशन कन्वेंस बेल्ट है, क्रस्ट का पार्ट ही होता है। बिल्कुल जो डीप ओशन है वहां पे हीट रिलीज होना शुरू हो जाती है। एज इट टर्न्स आउट, ये हीट का जो पूरा प्रोसेस है ये 2 से 4 साल लेता है अनफोल्ड होने में, बाहर निकलने में। अल्टीमेटली ये हीट रिलीज होते होते बिल्कुल ओशंस तक तो नहीं पहुंचती है, बट इवेंचुअली 10-20 साल में ये ओशंस तक पहुंच जाती है, और ये फिर आपके पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हीट अप करने लग जाता है। और मज़े की बात सुनिए, मतलब खौफनाक बात है बट इसमें काफ़ी इंक्विजिटिविटी भी है, कि ये जो हीट रिलीज होती है ये आपके ओशंस को ज़्यादा जल्दी गर्म करती है एज कम्पेयर टू हाउ एटमोस्फेयर हीट्स अप द ओशन। तो जो सूरज की गर्मी से ओशन गर्म हो रहा है वो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू अंदर से जो गर्मी आ रही है वो हमारे ओशन को गर्म कर रही है। एनीवेज, तो ऐसे चलते 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 आपके पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टंड्रा करके एक पूरा जोन है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं। वो इस हीट की वजह से ये हीट धीरे धीरे रिलीज होने लग जाती है ओशन से। ओशन से कैसे होती है, सर्टन ट्रेंचेस होते हैं, गड्ढे होते हैं ओशन के अंदर, इससे हीट रिलीज होना शुरू होती है। ये ग्लेशियर्स को पिघलाती है, आइसबर्ग्स को पिघलाती है, और इवेंचुअली हमको क्लाइमेट चेंज दिखना महसूस हो जाता है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी के लेवल्स बढ़ गए हैं। तो ये साइकिल लोगों को लगता है क्लाइमेट चेंज के लिए सिर्फ इंसान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बट ये एक्चुअली रॉन्ग फैक्ट है। सिर्फ इंसानी इसमें हरकत नहीं, इसमें एक नेचुरल साइकिल है जो अल्लाह ताला ने हमारे प्लेनेट के लिए हर 5-6 हज़ार साल रखा हुआ। ये रिपीट होता है। आइस एज के टाइम भी रिपीट हुआ था, जब एकदम से ओशन लेवल्स बढ़ गए थे, बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई थी, और फिर एकदम से बर्फ़ सारी पिघल गई थी और बैक टू नॉर्मल हो गया था सब कुछ। एंड फिर इवेंचुअली एथिकल स्केप्टिक की रिसर्च में उसने पिरामिड्स का भी समझाया कि इसको पिरामिड्स के अगर आप एक पिरामिड ऑफ खुफू है जो गीज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड है, उसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उसका जो कोन टाइप का शेप है ऊपर, वो ऐसा कर्व बना रहा है। उसमें आपको परफेक्ट हॉरिजॉन्टल डिग्रेडेशन नहीं मिलेगा, वेदरिंग जिसको कहते हैं, आपको एक आर्क के फॉर्म में दिख रहा है। और ये जो आर्क है ये कोई भी नॉर्मल वेदरिंग आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती। ये तभी होता है जब पानी होता है, पानी से जो वेव्स निकलती हैं वो इस स्ट्रक्चर को अंजाम दे सकती हैं।
यानी कि ये चीज़ कहीं ना कहीं, और हमको पिरामिड्स ऑफ गीज़ा और बाकी और बड़े जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेट कैनियन हो गया, हमको यहाँ पे बार बार इस चीज़ का एविडेंस मिला है कि पानी के लेवल्स कभी ना कभी यहाँ तक काफ़ी ऊपर हो गए थे। ग्लोबल फ्लड्स का हमें ऑफकोर्स पता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे एक बहुत बड़ा ग्लोबल फ्लड आया था, उसमें पूरी दुनिया डूब गई थी। ये पिरामिड्स भी इतने बड़े आलीशान स्ट्रक्चर तक इसमें नीचे डूब गए थे, और जो बचा था ऊपर वो आपको वो दिख रहा है आज, उसकी वेदरिंग नहीं हुई। तो ये ग्लोबल साइकिल आता रहता है हर बार, एंड इट इज़ अ नेचुरल थिंग। साइंटिस्ट इस चीज़ को अभी फिलहाल मतलब डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बट देन दे हैव टू एक्सप्लेन द कोविड-19 थिंग कि एकदम से CO2 लेवल्स कैसे बढ़ सकते हैं जब कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था CO2। तो ये एक नेचुरल साइकिल इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। नाउ द बिग क्वेश्चन, अगर ये सब हो रहा है, चलो मान लिया गर्मी अंदर से आ रही है, ओशंस तक आ गई, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी ऊपर बढ़ रहा है, तो भाई साहब इससे हमारी धरती को फ्लिप होने का क्या एक्सप्लेनेशन है? मतलब ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब जानते हैं, गर्मियाँ बढ़ गई हैं, पानी बहुत ज़्यादा लेवल्स बढ़ गए हैं, बट इससे इस प्रोफेसी को अंजाम कैसे ये चीज़ दे रही है? नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा, जिसने साइंस लिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको समझ में आएगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोशन, लॉज ऑफ मोशंस, मोशन का जो पूरा टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे डायनामिक्स, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन को डिफाइन करता है। अगर आप एक परफेक्ट सर्कल को घुमा रहे हैं तो वो घूम रहा है। मान लीजिए जब आपने उसके सेंटर पे ना होल रख के थोड़ा लेफ्ट की तरफ छेद ऐसा कर दिया, अब आपका सर्कल कैसा घूमेगा? ऐसा लगेगा वो बाहर की तरफ ऐसा फिक रहा है, राइट? अब वो परफेक्ट ऐसा नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करती हैं। अब आप हमारी अर्थ को एक सॉलिड बॉडी मान सकते हैं, परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, बट इट इज नियर टू अ स्फीयर, एक परफेक्टली सर्कुलर बॉडी के आसपास है। हाउएवर, अर्थ का जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है हर डायरेक्शन में सेम नहीं है। ये चीज़ आपको आई होप पता होगी। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने हमारी धरती का सारा पानी निकाल लिया, तो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा वो कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में बड़े लैंड मासेस दिखेंगे, जो कॉन्टिनेंट्स आज हैं बड़े लैंड मासेस, और कुछ लैंड मासेस आपको ओशन के अंदर भी दिखेंगे, जो हमको अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो पानी के अंदर है। तो इवेंचुअली आप नोटिस करेंगे कि हमारी धरती जो है वो परफेक्टली पॉलिश्ड स्फीयर की तरह नहीं है, इसमें कई ऊंची जगहें हैं, कई नीची जगहें हैं। ये जो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हमारी अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और मान लीजिए कहीं पे एक आध लैंड मास कम हो गया या बढ़ गया, इससे भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है, राइट? तो हमारी अर्थ जो परफेक्टली अभी इस एक्सिस पे ऐसे घूम रही है, मतलब इट इज़ परफेक्टली स्पिनिंग लाइक दैट ऑन दिस 23 डिग्री एक्सिस। अगर मान लें एक बड़ा लैंड मास एकदम से अराइज होता है या घट जाता है, जैसे ग्लेशियर्स पिघल गए हैं और वो घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो एकदम से एक सर्टन लोकेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से आपकी एक्सिस शिफ्ट हो सकती है। ये बहुत ही फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैं जो आपको 11th क्लास में सिखाए जाते हैं, बट आप रियलाइज़ नहीं करते हो ये काम का आने वाले हैं। इस्लाम में यहाँ पे इस्लाम की प्रोफेसी को समझने के लिए आपको काम आएंगे। तो एक इफेक्ट है जिसको कहते हैं जानी बेकॉव इफेक्ट। ये इफेक्ट सबसे पहले एक एस्ट्रोनॉट जानी बेकॉव ही था, इनफैक्ट उन्होंने स्पेस में नोटिस किया था। एक सर्टन टी फ्रैगमेंट ऐसा पिन होता है, व्हाट ही डिड वाज उन्होंने उसको घुमाना शुरू किया। वेरिटासियम एक यूट्यूबर है जिसने इस पे वीडियो पूरा बनाया हुआ है, प्लीज़ गो एंड सी दैट। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जानी बेकॉव इफेक्ट में होता क्या है। तो इस इफेक्ट को टेनिस रैकेट थ्योरम भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो टेनिस रैकेट जो है उसको घुमाने के 3 तरीके होते हैं, राइट? आप उसको 3 एक्सिस से घुमा सकते हैं, या तो हैंडल से पकड़ के रिस्ट रोटेशन करके आप उसको घुमाएं, या फिर आप रिस्ट रोटेशन डाउन टू अप करें तो फ्लिप कर रहे हैं, और एक ऐसा है कि एक तीसरी तरीके से आप घुमा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि इस टेनिस रैकेट की 2 एक्सिस में तो बहुत आसानी से रैकेट घूम गया और वो परफेक्टली घुमा, बट एक सर्टेन एक्सिस ऐसी अनस्टेबल एक्सिस थी जहां पे वो रैकेट परफेक्ट रोटेशन नहीं किया, हल्का सा उसने एंगल चेंज किया अपनी रोटेशन का, बट घूम फिरा के वही नॉर्मल लैंड हुआ वो। ये अनस्टेबल एक्सिस, इस अनस्टेबल एक्सिस की वजह से ये रैकेट ऐसा घूमा है।
हम इस जानिब-ए-बेकोव इफेक्ट को इंटरमीडिएट एक्सिस थ्योरम भी कहते हैं, और ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के तीन अलग मुख्तलिफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को डिस्क्राइब करता है। तो ये जानिब-ए-बेकोव इफेक्ट हमारी धरती के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, राइट, वो घूम रही है। अगर मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर पाता हूँ, या सेंटर ऑफ मास को चेंज कर पाता हूँ, मास डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर पाता हूँ, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि अर्थ का रोटेशन पूरा का पूरा वो फ्लिप हो जाए। मतलब वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा घूम रहा है तो वो उल्टा होके उल्टा घूमने लग जाएगा। जैसे आप देखते होंगे ना, एक थैली को आप ऐसा रोटेट करते हो ऐसे पकड़ के और एकदम से छोड़ देते हो तो वो ऐसा घूमना शुरू होता है, और फिर जब वो नॉट खुल जाती है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, रोटेशन बरकरार रहेगा, बस वो अपनी एक्सिस उल्टी करेगा और इट विल कीप रोटेटिंग। रोटेशन नहीं रुक रहा है, उसकी एक्सिस फ्लिप हो रही है। और क्यों हो रही है? जानिब-ए-बेकोव इफेक्ट की वजह से। इस सिनेरियो में अर्थ का रोटेशन ड्रामेटिकली ऑल्टर होगा, क्योंकि आपने उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर दिया है। उसकी एक्सिस जो है वो बरकरार रहेंगी, उसमें चेंज नहीं है। आपने बस मास डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे बदला है सच दैट वो जो थर्ड अनस्टेबल एक्सिस है अब उस पर रोटेशन जारी हो गया है। फर्स्ट पे तो हो ही रहा है, सेकंड पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ एक सर्टन टिल्टेड उस पे पोजीशन में है। बट क्योंकि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस को छेड़ा या हल्का सा उसको चिंगारी दे दी, तो वो रोटेशन उसके टुवर्ड्स हो गया। और ये होते होते अर्थ फिर इस अनस्टेबल एक्सिस के रोटेशन को कंप्लीट करेगी एंड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ रोटेशन। यानी कि रोटेशन बरकरार रहेगा, बट अर्थ जो है वो पूरी फ्लिप हो चुकी होगी। और इसकी वजह से जो सूरज है वो वेस्ट से राइज होगा, ना कि ईस्ट से। ये रहा प्रोफेसी का एक्सप्लेनेशन। अब इसमें कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है, वल्लाहु आलम। मैंने आपके सामने एक थ्योरी रखी, एक प्रैक्टिकल थ्योरी। काफ़ी वक्त ही हमें बताएगा कि ये चीज़ कब होगी, वल्लाहु आलम कैसे होगी, क्यों होगी, ये वक्त ही हमें बताएगा। बट अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के थ्रू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो शेयर करें। फिज़िक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको कोई इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझना है फिज़िक्स के थ्रू, या अगर साइंटिफिक कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगली किस्त में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।